बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, बेसिकली चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 इन कंबाइंड फॉर्म में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मतलब जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको इन चीज़ों से ना अच्छा खासा वास्ता पड़ने वाला है। इस वजह से इनको समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस करनी है वो हम लोग देखेंगे इधर। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस किया करते हैं मोस्टली सिचुएशंस के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कि हम लोगों ने इंटरेस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन होगी। इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? इंटरेस्ट, अगर आप लोग बैंक से कोई अमाउंट लोन के तौर पर लें और आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन आप उन्हें वापस करना चाहें, तो आप एज इट इज वो अमाउंट नहीं वापस करते जो आपने लोन के तौर पर ली हुई हो। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी साथ में पे करनी पड़ती है। जो अमाउंट लोन के तौर पर ली वो कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट। जो आप लोगों ने लोन लिया वो कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। और जो पे कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना तो आप पर ऑब्लिगेशन है, आप पे फर्ज है कि अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो आप उतनी अमाउंट तो उसको पे करें, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे कर रहे होते हैं ना, वो कहलाती है इंटरेस्ट की अमाउंट। अच्छा, ये अब जरूरी नहीं है कि आप लोन लें तो ही इंटरेस्ट होगा। अगर आप किसी को लोन दे रहे होते हैं और उससे कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो वो भी इंटरेस्ट ही है। मींस दैट जो इंटरेस्ट है ना हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होता है और इंटरेस्ट पेड भी। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो आपके अदर इनकम में जाके रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो आप लोगों के पास अदर इनकम बन जाती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट पेड होगा तो आपका बिजनेस एक्सपेंस बन जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, दोनों सिचुएशन में है तो इंटरेस्ट। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, कभी ऐसा होगा कि हम लोग इन्वेस्टर्स होंगे और हमने देखना होगा कि हम अमाउंट रिसीव कितनी कर रहे हैं। कभी ऐसा होगा कि हम लोग अमाउंट लोन के तौर पर ले रहे होंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी ना ये चीजें इसी तरह से चल रही होती हैं। क्या हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कुछ अमाउंट की जरूरत है बिजनेस पर्पस के लिए, हमने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए कुछ अमाउंट की जरूरत है, तो हम लोग बैंक से जाके लोन ले लेते हैं। और बैंक वाले हमें कोई एक इंटरेस्ट रेट बताते हैं कि हम आपसे 20%, 10%, 15% इस तरह का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हमने ये देखना होता है कि अगर मैं एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, मतलब फ्यूचर की कोई भी वैल्यू बताई जा सकती है, वो इन ईयर्स भी हो सकती है, वो इन मंथ्स भी हो सकती है, इवन कि वो जो फ्यूचर है आपका वो इन डेज भी हो सकता है। तो बैंक ने उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस इंटरेस्ट की अमाउंट को फाइंड करें, या हम ये देखें कि उस टाइम ड्यूरेशन के बाद हम लोग अमाउंट पे कितनी करेंगे। कि अगर मैंने सपोज 100%, मतलब 100 रुपीज का लोन ले लिया और उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट है, तो मैं आफ्टर 1 ईयर जाकर उसको अमाउंट कितनी पे करूंगा? 120 जाके पे कर दूंगा। इसी तरह अगर 2 साल के बाद वापस करना है तब कितनी अमाउंट हम लोग पे करेंगे? अगर 5 साल के बाद वापस करना है तब कितनी अमाउंट हम लोग पे करेंगे? तो सारा फोकस हमारा इस चीज के ऊपर जाएगा। तो अब अगर हम लोग इंटरेस्ट को डिफाइन करना चाहें तो इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा अमाउंट पेड
और received on a certain sum sum means amount। यहां पर सम से क्या मुराद है? अमाउंट। सम से मुराद एड अप करना नहीं, यहां पर सम से मुराद है अमाउंट। और इस सर्टेन सम को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू। आज के दिन लोन ले रहे होते हैं या आज के दिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कहलाएगी प्रेजेंट वैल्यू, या इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ऑल राइट। ऑन अ सर्टेन सम फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर से, या कहीं कहीं पर ना इसको डिनोट किया गया है स्मॉल आई से। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट एंड आर स्टैंड फॉर रेट। तो मैं कहीं पे भी अगर यूज करूंगा तो मैं आर का वर्ड यूज करूंगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, किसी बुक्स में स्मॉल आई भी आ रहा है तो मीनिंग बिल्कुल सेम सेम है, उससे आपने परेशान नहीं हो जाना। मैं यहाँ पर टाइम को डिनोट करूंगा स्मॉल टी से, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं कहीं पर इसको एन से भी डिनोट किया जाता है, तो वहां पर भी आपने परेशान नहीं हो जाना कि एन क्या है। मैं टी स्टैंड फॉर टाइम, और वो लोग एन से डिनोट कर देते हैं। हम लोग एन से डिनोट करेंगे लेकिन वो फ्यूचर में जाकर, और मैं आपको वो फिर डिफ्रेंशिएट करके बता दूंगा कि मैंने इधर टी और उधर एन क्यों यूज किया है, वो उस टाइम पर हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं टाइम को डिनोट करूंगा स्मॉल टी से। और ये जो सर्टेन सम है, प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल पी के साथ। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल पी, और कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं इंटरेस्ट अमाउंट। और इस इंटरेस्ट अमाउंट को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आई के साथ। स्मॉल आई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और कैपिटल आई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो दोनों में डिफरेंस है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें ना, तो यहाँ पर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज सर्टेन सम, क्या आपने लोन कितना लिया। क्या आपको लगता है कि जिसने 1 लाख रुपए का लोन लिया होगा वो भी 1 साल के बाद सेम इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहा हो, जिसने 5 लाख रुपए का लोन लिया वो भी सेम कर रहा हो? कैसा है? नहीं, अगर अमाउंट चेंज होगी तो इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप लोगों ने 2 साल के लिए अमाउंट सेम रख ली, 2 साल के लिए अमाउंट ली, और आपने एक इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर दी, अगर आप उसको 5 साल बाद पे करते तब तब भी क्या सेम अमाउंट पे करते? नहीं, टाइम भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बैंक ऐसा है जो आपसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दूसरा बैंक ऐसा है जो आपसे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन तीन चीजें, ये तीन चीजें हों तो हम लोग इंटरेस्ट के अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन सी? लोन कितना लिया, या इन्वेस्टमेंट कितनी की, कितने टाइम पीरियड के लिए, और कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये तीन चीजें हों तो आप लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमारे पास ये जो इंटरेस्ट की टाइप्स है ना, ये दो तरह की हैं हमारे पास। एक हमारे पास कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट,
और दूसरा है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए जो एग्जाम्पल है हम लोग एक डाटा अपनी तरफ से लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर जाकर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एज्यूम करने लगे कि जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा बताएं कितनी अमाउंट का लोन लें, कोई भी अमाउंट बता दो। 10 लाख वापस कर लोगे? 10 रुपए कर लें तो लेने जरूर है, भीख मांग लें वैसे ही मिल जाएंगे। आजकल तो भिखारी भी कहते हैं अल्लाह के नाम पे 50 रुपए दे दे बस, वो भी 10-20 की तो बात ही नहीं करते। चले हम अपनी औकात पे वापसी आते हैं और हम लोन ले लेते हैं 1 लाख रुपए का। ओके, एट द रेट ऑफ से दैट 10% फॉर द टाइम ऑफ 3 years। 1 लाख रुपए का लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वापस जाके करेंगे 3 साल के बाद। अब हमने ये देखना है कि 3 साल के बाद हम अमाउंट वापस कितनी कर रहे होंगे, 3 साल के बाद हम लोग टोटल इंटरेस्ट पे कितना करें, दोनों में डिफरेंस है कि अमाउंट कितनी वापस करेंगे उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होगा और इंटरेस्ट भी, और इंटरेस्ट कितना पे करेंगे सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट बताई जाएगी कि 1 लाख से ऊपर मैं जितनी अमाउंट पे कर रहा हूँ सिर्फ वो जाके बताऊंगा। और इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट करते हैं और इसका इफेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी देखते हैं कि डाटा बिल्कुल सेम सेम होगा। एक बैंक है जो आपसे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है और दूसरा बैंक है जो आप लोगों के पास कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके साथ होता है इसके साथ वर्ड यूज होता है PA। इसका मतलब होता है पर एनम। मतलब ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पूरे 1 साल के लिए है कि अगर आप पूरे 1 साल तक हमें ये अमाउंट वापस नहीं करेंगे तो उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, ये पर एनम ये हमेशा इसके साथ मौजूद होता है। मतलब अगर ये ना भी लिखा हो तो यही अजम्पशन होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। इसकी बाकी हमारे पास टाइप्स आएंगी जो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जाके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब चलते हैं इसकी जरा मैनुअल वे में कैलकुलेशंस करने की तरफ, मतलब बिल्कुल ले मैन अप्रोच की लेकर चलेंगे साथ साथ कि हमने ना इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपए, ऐसा समझे जैसे 1 जनवरी है आज, 1 जनवरी मतलब साल का बिल्कुल स्टार्ट है और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। तो आपको लोन लिया हुआ पूरा 1 साल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ ईयर 1, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ आपने अपने इस लोन की अमाउंट पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 10%। तो देखिए जो आपने लोन की अमाउंट ली थी उसका 10%, क्या अमाउंट आपके पास आ गई? अच्छा ये वैल्यू तो सबको सही से समझ आ गई होगी ना। तो विद इंटरेस्ट आप टोटल अमाउंट कितनी पे करेंगे? 1 लाख। जबकि आपने लोन लिया कितना था? 1 लाख। और पे कितना करने जा रहे हो? कब? कब? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं 3 साल बाद वापसी करूंगा तब भी मैं 110 दूंगा, ऐसा नहीं है। क्या हम उसे कहें कि भाई आपने ही तो कहा था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो मैं 3 साल बाद चला गया और 3 साल बाद मैं उसे जाके 1,10,000 रुपए दे दूंगा, ऐसा नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर आप लोग गौर करें तो लिखा हुआ है पर एनम, भाई 1 साल का इंटरेस्ट रेट 10% है। अब अगर मैं उसको 1 साल के बाद वापसी करूं ना, मैं उसे 1,10,000 रुपये वापसी कर दूंगा। बात क्लियर? लेकिन मैंने इसको कितने अरसे के लिए रखना है लोन को? 3 साल। तो अगला साल स्टार्ट हो गया
एंड एट द एंड ऑफ ईयर 2 मैं इसके ऊपर एक मतलब फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करूंगा, इस अमाउंट के ऊपर एक मतलब फिर से सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज है? तो अभी भी 10%। तो अब 10% कितना बनेगा हमारे पास? कितना? वही 10,000 ही बनेगा। लोन के अमाउंट का 10%। लोन मेरा 1 लाख रुपए था, उसका 10% इज इक्वल टू 10,000। मजीद इसमें ऐड कर दो। तो सेकेंड ईयर के एंड पर अगर मुझे पे करना हो तो मैं जाकर पे करूंगा 1,20,000। क्या पे करना है आपने? नो, अभी नहीं करना, वैसे करना है। क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फॉर 3 इयर्स था, अभी तो सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है। अगर सेकेंड ईयर के एंड पर पे करता तो मैं 1,20,000 पे जाके पे करता। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक 10,000 पे फर्स्ट ईयर का और 10,000 पे ही सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। बात क्लियर? एट द एंड ऑफ ईयर 3 एट द रेट ऑफ 10% थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो थर्ड ईयर के लिए सेम वही लोन की अमाउंट है आपके पास और आप लोगों के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो आप लोग 100,000 का 10% लेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो आंसर आ गया 130,000। हाँ जी, ऑल क्लियर। तो आप लोग जब फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर से मुराद मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो जो 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया था, आप उसके अगेंस्ट वापस कितनी अमाउंट करेंगे? 1,30,000 पे। आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? एक्स्ट्रा अमाउंट 30,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है 130,000, इसे कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू। ये जो पी था ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, उसको कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास होती है फ्यूचर वैल्यू। इस फ्यूचर वैल्यू को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं एस के साथ। फ्यूचर वैल्यू को डिनोट करेंगे हम लोग एस के साथ। अच्छा, कहीं कहीं पर इसको कैपिटल ए से भी डिनोट किया गया है, लेकिन हम लोग जब भी फ्यूचर वैल्यू डिनोट करने लगेंगे हम एस का वर्ड यूज करेंगे। एस के साथ फ्यूचर वैल्यू को हम लोग डिनोट करेंगे। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? ये थी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। और देखें, वैसे कैलकुलेट करना कितना सिंपल नहीं था कि जिस साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करवाओ तो आप लोगों के पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाती है। तो मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो थी ही नहीं। तो इस वजह से इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट की एक खुसूसियत ये है, अगर आपने भी शायद नोट किया हो, कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है। ये सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहेगी। देखो, फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 था ना, तो सेकेंड ईयर के लिए भी 10,000 ही होगा, थर्ड ईयर के लिए भी 10,000। अब अगर सपोज मैं इसको 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद देता तो भी मैं हर साल का इंटरेस्ट 10,000 ही पे करता। क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ना, हर साल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, वो हमेशा इसकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अप्लाई किया जा रहा होता है ना, हमेशा हर साल उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होता है। तो आप लोग गौर करें, मैं जब सेकेंड ईयर में गया ना, आप में से वैसे अक्सर बच्चे ये कह रहे थे सर वो 10,000 का 10% नहीं लेंगे। तो भाई मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट समझा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट को फॉलो करता है और उसके मुताबिक आप लोगों ने जाकर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। अच्छा, आप डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ चुके हो, उसमें आपने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा है? पढ़ लिया है ना? सिंपल इंटरेस्ट वैसा ही तो है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में भी आप लोग देखें तो हर साल डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर चार्ज करेंगे। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं। सिचुएशन बिल्कुल सेम सेम रखेंगे सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मतलब लोन हम लोग वही 1 लाख रुपए का ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बिल्कुल सेम सेम है 10%, और फॉर 3 इयर्स ही है हमारे पास। अब जब हम इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए जाएंगे ना, तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम का तो वर्ड होगा ही, लेकिन साथ में एक और एक्स्ट्रा वर्ड इसके साथ शामिल होगा, और वो है हमारे पास कंपाउंडिंग एनुअली। मतलब इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मौजूद, सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, तो सिंपली होगा 10% पर एनम। ऑल राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, तो उसके रेट के साथ होगा 10% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। साथ में कंपाउंडिंग फैक्टर वो आपको बताएगा। अब हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कंपाउंडिंग एनुअली, मतलब हर साल के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। 10% पूरे 1 साल का है, और आपने हर साल के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी है। अब देखें इसका फर्क आपको क्या नजर आएगा। मतलब आप लोग जाते हो ना लोन लेने, ये डिसीजन मेकिंग में बड़े अहम रोल प्ले करेगा। आप लोग जाते हो लोन लेने के लिए, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एक बैंक ए है एक बैंक बी है, आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक ए ने कहा कि भाई हम आपको 10% पर एनम के हिसाब से लोन दे देंगे। इसी में बैंक बी आ गया, उसने कहा कि भाई हम भी आपको 10% के हिसाब से लोन दे देंगे, आ जाओ हमसे लोन लेके चले जाओ। अब बजाहिर आपके लिए वो 10% इक्वल इक्वल होगा, लेकिन बैंक बी जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाने लगा ना, तो उस पर लिखा हुआ था 10% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, और आपने अगर गलती से उस पर साइन कर दिए तो उसका अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, सिर्फ इस एक वर्ड के एक्स्ट्रा आ जाने से। क्या इसका फर्क किस तरह से पड़ेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों के पास बिल्कुल सेम सेम 100,000। फर्स्ट ईयर का एंड हुआ एट द रेट ऑफ 10%, पूरा साल हम लोगों ने इस 100,000 को यूज किया, और इस पर एट द रेट ऑफ 10%, तो देखो 1 लाख का 10% क्या बनेगा 10,000। आप लोग 10,000 पे इंटरेस्ट पे करोगे फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के एंड पर आप टोटल कितनी अमाउंट पे कर दोगे 1,10,000। अब बैंक भी बेसिकली हमें अभी अपना बना रहा है, वो कहता है देखो जो सिंपल इंटरेस्ट वाले चार्ज कर रहे थे मैं अभी वही चार्ज कर रहा हूं। वैसे क्या आप लोगों को कोई फर्क नजर आया? फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं होता। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं होता। गॉट इट? और क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल अमाउंट पर चार्ज हो रहे हैं। आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर है, फर्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं आता कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्योंकि दोनों ही कॉस्ट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डब्ल्यूडीवी पर जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो उसकी कॉस्ट ही उसकी डब्ल्यूडीवी है ना। तो इस वजह से आपको फर्स्ट ईयर में ये जानने की जरूरत नहीं होती कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है। फर्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड, असल फर्क फर्स्ट ईयर के बाद पड़ता है। अब जब सेकेंड ईयर में गए ना, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब साथ साथ आपका डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक भी हो रहा है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 10%, फिर वही 10% ही था ना हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% चार्ज किया, हम यहाँ पे 10,000 लिखने लगे। तो बैंक वालों ने कहा भाई क्या हो गया, पागल हो गए हो, 10,000 कहां से हैं? तुमने ये 10,000 कहते हैं फर्स्ट ईयर के एंड पर तुम हमें कितनी अमाउंट पे करते? अगर लोन तुमने लिया हुआ था 10,000, उसका इंटरेस्ट आ गया, तो फर्स्ट ईयर के एंड पर कितनी अमाउंट पे करते? हमने कहा 10,000। तो कहते हैं भाई साहब सेकेंड ईयर में तुमने हमारे 1,10,000 रुपए यूज किए हैं, क्योंकि वो तो तुमने हमें पे ही नहीं किए। गॉट इट? कहता है वो जो 1 लाख के ऊपर 10% लगाया था, तो उस टाइम तो 1 लाख ही थी हमारी अमाउंट, लेकिन ये 10,000 भी तो अब हमारी अमाउंट बन चुकी है ना, तुमने पे नहीं की, तो सेकेंड ईयर के लिए तुम हमारे 1,10,000 रुपए यूज कर रहे हो। 1,10,000 रुपए यूज कर रहे हो, 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 1,10,0
1 लाख रुपए यूज नहीं कर रहे। तो सेकंड ईयर के ऊपर अगर तुमने इंटरेस्ट पे करना है ना 10% ही दो, लेकिन 1 लाख पर नहीं देना। 1,10,000 का 10% लो। तो जब 1,10,000 का 10% लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैं टोटल अमाउंट कितनी पे कर दूंगा? 121,000। और अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो मैं कितनी अमाउंट पे कर रहा था? 120,000। देखो फर्क नजर आ गया। और अगर यही चीज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जाए एट द रेट ऑफ 10%, अगर हम इस तरह से लेकर जाएं तो अब 10% ना 100,000 पर है ना 110,000 पर है। अब कौन सी वैल्यू पर आएगा? 1,21,000 का 10%, 12,100। और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम टोटल अमाउंट जाके पे कर देंगे 133,100। अब ये देखें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क, कि अभी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने कम ही रखा हुआ था और मेरे पास लोन की अमाउंट भी कम थी, और थर्ड ईयर में ही जाकर आप देखें मुझे 3,300, ऐसे ही है नहीं 3,100 अमाउंट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ गई है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। खुद सोचो कि अगर ये 10 साल के लिए होता, अच्छी खासा फर्क पड़ जाता है ये। और खुद सोचो कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10 की जगह पे 20 चला जाता, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और अगर ये 1 लाख भी ना होता, ये 1 मिलियन होता, बहुत बड़ी अमाउंट है ये जो आपको इंटरेस्ट के तौर पे इवन के लोन से ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना था। गॉट इट? और सिर्फ हम लोगों ने नाम चेंज किया, सिंपल से कंपाउंड पे चले गए और वैल्यू में डिफरेंस आ गया। एनी प्रॉब्लम? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये भी फ्यूचर वैल्यू और डिनोट करेंगे कैपिटल एस के साथ। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, देखिए भाई, आप लोगों ने अक्सर स्टोरी सुनी हुई होंगी कि स्टार्ट स्टार्ट में ना कर्ज हसना दिया जाता था। कर्ज हसना क्या होता है कि भाई जितनी अमाउंट मैं आपको दे रहा हूं ना लोन के तौर पर, आप अभी अपनी जरूरत पूरी करें, मतलब जिस तरह मदद की जाती थी एक दूसरों की। और आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन जब आप पे अच्छा वक्त आ जाए तो आप मुझे मेरे लोन की अमाउंट वापस कर देना। अच्छा भाई, उस टाइम पे पता है क्या था कि ये ईमानदारी उरूज पर थी और लोगों में ना एक किस्म की ये बेईमानी और इस तरह का कोई चीज नहीं होती थी। और जैसे ही दूसरे बंदे के पास पैसे आ जाते थे ना, वो बंडल ऑफ थैंक्स के साथ अगले के पास जाता था, उसका शुक्रगुजार भी होता था, उसकी लोन की अमाउंट भी उसको वापस करता था। तो मतलब बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन आजकल के दौर में आप लोग देखें तो एक तो आप अगर आप किसी को लोन दे देना, समझ लेना कि अब आपकी और उसकी दुश्मनी शुरू हो गई है। फिर दूसरी बात, जिसको लोन दे दो उसने नजर ही नहीं आना। तीसरी बात, उसके पास पैसे आ भी जाए ना तो वो आपके लिए अभी भी मजबूर है, वो आपको लोन नहीं वापस करने वाला। इस वजह से एक तो दोस्तों ने दोस्तों को लोन देना छोड़ दिया है कुछ ऐसे हालात की वजह से। और रुक कर, और उस टाइम पे बैंक भी नहीं हुआ करते थे। फिर जब बैंक आए ना तो बैंक चलता ही सारा इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर है। बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई बैंक का अपना कोई खास पैसा नहीं होता, बैंक सिर्फ पैसे को सर्कुलेट करता है। क्या कि जिसके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है उससे ले लेता है और जिसको जरूरत है उसको दे देता है। अब अगर उसके पास देखो, अगर लोन लेने के लिए जाते हैं ना तो उसके पास उसके इन्वेस्टर्स भी अच्छे खासे मौजूद हैं, तो जिन्होंने बैंक में अपना पैसा रखा हुआ है, बैंक उनके पैसे को यूटिलाइज करता है, आगे दे देता है। बैंक का बेनिफिट क्या होता है? एक छोटी सी एग्जांपल, क्या देखो भाई, ये इन्वेस्टर हैं, इन्होंने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाया। बैंक ने इनसे कहा कि भाई ये देखो, अगर 100 रुपये तुम्हारे घर में पड़े रहे तो 5 साल भी पड़े रहे तो वो 100 ही रहेंगे। एम आई राइट? बेसिकली 100 भी नहीं रहेंगे, डी वैल्यू हो जाती है करेंसी। दिखने में तो 100 हैं, लेकिन आपकी करेंसी डे बाय डे डी वैल्यू हो रही है और बहुत तेजी से डी वैल्यू हो रही है। यही वजह है कि हम 5,000 के नोट तक पहुंच गए हैं, अदरवाइज हमें जाने की जरूरत नहीं थी। अब जितना बड़ा नोट होता है ना, करेंसी नोट जितना बड़ा होता है, डी वैल्यू उतनी ज्यादा हो रही होती है करेंसी की। अदरवाइज आपको छोटे नोटों की जरूरत होती है। अब आप लोग खुद देखेंगे, इवन के 10 के नोट भी
तकरीबन खत्म ही होते जा रहे हैं। Yes. तो जरूरत ही नहीं पड़ती, 10 रुपए में मिलता है, फकीर भी नहीं लेते। वो भी साथ में, बल्कि 10 रुपए दे दो तो बदुआएं दे के जाते हैं। कहते हैं हमसे ज्यादा गरीब तो गाड़ी में बैठा हुआ है। हम अच्छा पैदल फिर वाले से ले लेते। है, हम पैदल वाले से ले लेते। हम देते ही नहीं है। अच्छा, अच्छा फिर सुने, अब इनको क्या कहा जाएगा? कभी देखो, वैसे बड़ी बड़ी आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी, आप हमें दें, हम आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देंगे, तो साल के बाद बैंक इसको वापसी कितनी अमाउंट करेगा? 110 रुपए। वही 10 रुपए उससे कोई लोन लेने के लिए आ जाता है, वो 100 रुपए, वो कहते हैं कि भाई हमें ना 100 रुपए का लोन चाहिए, आप हमें देंगे? बैंक कहता है मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ। वो अपना पैसा नहीं यूज कर रहा, इन्वेस्टर वाला 100 रुपया उठाएगा, उसको दे देगा जिसको लोन चाहिए, और उसे कहेगा भाई 1 साल के लिए दे रहा हूँ तुम्हें, और इसके ऊपर 20% तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। जब तुम वापसी देने के लिए आओगे तो कितने पैसे दोगे? 120। अब 120 रुपये वो देगा, उसमें से 110 रुपये इसके वापसी कर देगा, 10 रुपये अपनी इनकम है। ये बैंक किस तरह से चल रहे होते हैं। ऑलराइट, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट रेट होता है ना, ये कम होता है, और जो लोन रेट होता है ना, ये ज्यादा होता है। मतलब अगर आप लोग 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे ना, तो आपको 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपया आप उसी बैंक से सेम टाइम पर लोन लेने के लिए चले जाओ ना, तो उसका तकरीबन डबल होगा, 20% पर आपको लोन मिलेगा, वो भी काफी सारी कंडीशंस के साथ। ऑल राइट, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आप खुद सोचें कि अब लोगों ने सोचा कि यार ये तो खामखा की इनकम है, एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ती, पैसा भी हमारा सेव है, और हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलती जा रही है। स्टार्ट में सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन जैसे ही लोगों में थोड़ा सा शऊर आया, थोड़ी सी एजुकेशन ज्यादा आ गई, तो वो मूव कर गए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, क्योंकि जहन चलना शुरू हो गया ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो उन्होंने यही सोचा कि भाई ये क्या बात हुई, हर साल 10-10 हज़ार रुपए मैं क्यों ले रहा हूँ? क्यों ना मैं जो अमाउंट जिस साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उस साल के स्टार्ट में देखूं कि अमाउंट ड्यू कितनी है, और इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर अप्लाई किया जाए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसी फार्मूले के मुताबिक आया। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में देखें ना, तो हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम थी, लेकिन अगर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखें, तो हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्रीज होगी, हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा होता है ना हर साल, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ना, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड के ऊपर आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड। Interest is charged principal plus interest accrued। ये अकाउंटिंग में आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एक्रूवल्स, तो वहां से ये वर्ड आया है एक्रूड। एक्रूड से मुराद होता है पेएबल, एक्रूड से मुराद है पेएबल, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेएबल ऑन ईच ईयर। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल। बातें क्लियर? देखो आप लोगों ने साथ साथ ये थ्योरी भी ऐसे ही तैयार करते जाना है।
और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी देखते जाएंगे जहां तक किसी को कोई इशू। अच्छा, अब जैसे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सी कंडीशन बेस्ट है, कहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, कंपाउंड। लेकिन अगर बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर सिंपल इंटरेस्ट। अब ये डिसीजन मेकिंग है कि अगर आपके सामने ऐसे दो ऑप्शंस आ जाएं तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ट और आपने हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को जाके टिक कर देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये देखना है कि भाई आप बोरोवर हैं या आप इन्वेस्टर्स हैं। तो लाजिम बात है, अगर इन्वेस्टर होंगे तो हम वहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहां पर हमें रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर बोरोवर होंगे तो हम वहां से लोन लेना पसंद करेंगे जहां पर इंटरेस्ट हमें कम पे करना है। तो आपने अपनी डिसीजन मेकिंग उसके मुताबिक करनी है। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, फिर जैसे इन्वेस्टर साहब ने सोचा कि यार ये तो बड़े मजे का काम है कि भाई सेम अमाउंट थी, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सेम टाइम ड्यूरेशन था और बैठे बिठाए 3,100 रुपये का फायदा हो गया। उन्होंने कहा भाई हम लोग पागल थे जो सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहे थे, हम लोग तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज करेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते करते फिर उनका शैतानी दिमाग चला। उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई कि मैं पूरा 1 साल इंतजार करता हूँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस का और उसके बाद जाके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा होता हूँ। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। उन्होंने कहा कि हम 1 साल का इंतजार क्यों करें, 1 माह हम लोग 6 माह के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करेंगे। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कंपाउंडिंग एनुअली था उसको कंपाउंडिंग सेमी एनुअल कर दिया। सेमी से मुराद होता है हाफ। सेमी एनुअल मींस पर एनम, 1 साल का हाफ। तो 1 साल का हाफ कहां पर होगा, 6 मंथ्स। कि हम लोग इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करेंगे अब 1 साल के बाद नहीं करेंगे, कब करेंगे, हर 6 माह के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। मतलब देखो भाई, जो लोन लेने आ रहा है वो तो वैसे ही मजबूर है, उस टाइम पर उससे जो मर्जी कंडीशन लिखवा लो वो लिखने को तैयार होता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए और इन्वेस्टर के मजे हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि अब दोबारा जब लोन लेने के लिए आवाम आई, सेम कंडीशन सब कुछ सेम, लेकिन इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपसे चार्ज कर रहे हैं ना, हम आप एहसान कर रहे हैं कि आज भी वही 10% ही है। लेकिन साथ में कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया, पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कि हर साल के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करेंगे। अब जरा इसका इफेक्ट देखिएगा कि इस चीज का, इस थोड़ी सी चेंज का फर्क क्या आया। जैसे ही हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट ली, कितनी, 100,000। अब हर साल के बाद नहीं जानना, हर 6 माह के बाद जाना है आप लोगों ने। गॉट इट। अच्छा, जब 6 माह का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, 10% तो पूरे 1 साल का था, तो 6 माह का कितना होगा, 5% होगा फिर। गॉट इट। मेरी बात समझ आई है। या यूं कर लें, 1 लाख का 10% कैलकुलेट करना, 10,000। 1 लाख का 10% इज इक्वल टू 10,000, लेकिन वो 10,000 तो पूरा 1 साल का है, ऐसा नहीं है। और मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 6 माह का कितना होगा, 5,000। मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो साथ में टाइम फ्रैक्शन भी लगाना है आप लोगों ने। बता, अब ये जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है ना, वो 1 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन, के 12 महीने नहीं, 12 में से 6 मंथ का अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1,05,000। तो 6 माह के बाद आपके पास बैलेंस अमाउंट शो होगी 1,05,000 रुपए। बात समझ आ गई।
अभी पूरा साल नहीं कंप्लीट हुआ, अभी सिर्फ पहले 6 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। और जैसे ही आप लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जाएंगे, इंटरेस्ट आप लोग अभी भी एट द रेट ऑफ 10%, लेकिन अब ये जो 10% आपने चार्ज करना है ना, वो कौन सी अमाउंट पर करना है? 1,05,000 का 10%। लेकिन ये 10% पूरा लगा दिया तो वो तो पूरे एक साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। जबकि आपने हाफ ईयर के लिए करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो देखो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5,250 रुपए। यस। और टोटल अमाउंट हो जाएगी 110,250। कब? एट द एंड ऑफ ईयर 1। गॉट इट? अच्छा, मैं अब आपको ईयर 3 तक नहीं लेके जाता। जो मैंने डिफरेंस आपको बताना था ना, वो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप लोग सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट में रहे ना और फर्स्ट ईयर के बाद देखे तो अमाउंट कितनी बन रही थी? 110,000। और जैसे ही आप लोग कंपाउंडिंग सेमी एनुअल पर आ गए, तो आप लोग जरा खुद गौर से देखो कि सिर्फ इतना सा चेंज करने से ना 250 रुपीज इंक्रीज हो चुका है पहले ही साल में। तो सोचो कि जैसे ही थर्ड ईयर के एंड तक जाऊंगा, अच्छा खासा चेंज आ चुका होगा। फिर ये अमाउंट जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में नजर आ रही थी ना, 133,100, ये इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? कोई प्रॉब्लम? क्या हम 6 महीने इंतजार करें? सर आप क्वार्टर नहीं, आप क्वार्टर पर आ जाओ। उन्होंने कहा कि भाई हम क्वार्टर पर आते हैं। क्वार्टर से क्या मुराद है? हर 3 माह के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। जरा इसका इफेक्ट देखें। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडिंग CQ, कंपाउंडिंग क्वार्टरली। 10% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब ये चीज, इन चीजों का पता रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही चलना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिर्फ पर एनम है तो सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर उसके साथ कंपाउंडिंग का वर्ड आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जाके सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जब हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने लगेंगे, देखें प्रिंसिपल अमाउंट 100,000, इंटरेस्ट 10% है, लेकिन क्या पूरे साल के लिए है? नहीं, कितने अरसे के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100,000 मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय, मेरी बात समझ आ गई होगी। और आपके पास वैल्यू आ रही है 2,500। तो 3 साल के बाद आपके पास आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? आप खुद को इन्वेस्टर समझो, तब आपको ज्यादा खुशी होगी इस चीज की। आप खुद को बॉरोवर ना समझो, आपके चेहरे पर उदासी छा जाएगी। राइट? तो आप लोग तो इन्वेस्टर हो, तो इन्वेस्टर के लिए तो ये ये बाग बाग हो जाता है, बाहर आ जाती है कि भाई कुछ भी नहीं कर रहे, सेम अमाउंट है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, और इनकम बढ़ती जा रही है हमारी। कैसा नहीं है? तो आप लोग इन्वेस्टर हो अभी। अब देखें, आपके पास थर्ड ईयर के एंड पर आपकी अमाउंट कितनी बन जाएगी? थर्ड मंथ के एंड पर फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो सेकंड क्वार्टर का। सेकंड क्वार्टर मींस दैट मंथ 4, मंथ 5 एंड मंथ 6। मंथ 6 के एंड तक जाएंगे। अच्छा, अब जो आप लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, कौन सी अमाउंट पे करोगे? 1,00,000। मल्टीप्लाइड बाय सेम वही 10%। और कितने अरसे के लिए? जी, वैल्यू बताएं। 2,562 1,00,000।
इंटरेस्ट की अमाउंट बताएं। और ये टोटल हो जाएगा 105,062। ऐसे ही है। 0.5 चल माफ कर दे यार, अब इतना तो छोड़ दे। नहीं छोड़ती। हाँ जी। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगर आप अभी कितने अरसे के बाद मैं पहुंचा हूं, तो 6 माह बाद यहां पर देखो क्या अमाउंट मिल रही थी, 105,000। जबकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली में आफ्टर 6 मंथ कितनी अमाउंट मिल रही है, 105,062। इंक्रीज आ नहीं गया। अभी तो सिर्फ 6 माह बाद का ये इंक्रीज है, तो 3 साल बाद देखना कितना बड़ा इंक्रीज शो हो जाएगा। आपको फर्क की समझ आ जाएगी। क्या हम 3 माह इंतजार करें? हम मंथली बेसिस पर आ गए। हम पूरा 1 महीना इंतजार करें, हम वीकली बेसिस पर आ गए। हम पूरा 1 वीक इंतजार करें, हम डेली बेसिस पर आ गए। हम पूरा दिन इंतजार करें, तो हम लोग कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली पर आ गए। ओके, सारे लॉन्ग टर्म भी हो सकते। अच्छा, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जो भी कंपाउंडिंग होगी क्वेश्चन में बता दे कि कंपाउंडिंग एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, वीकली है, डेली है, कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली है। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में बता दी जाएंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? चल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोन ना ले। हमने तो मजबूर नहीं किया आपको। आपको जरूरत है आप ना आए हमारे पास, लेकिन अगर आप आएंगे तो भाई हम तो कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली चलेंगे। ओके। अच्छा, ये जो बैंक वगैरह होते हैं ना, ये बैंक आजकल कंपाउंडिंग डेली पर चल रही हैं। ये डेली बेसिस पे अपनी इनकम अर्न करते हैं। कंपाउंडिंग डेली पर चलती हैं ये अब मंथली बेसिस पर छोड़ दिया इन्होंने, ये अब डेली बेसिस पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब देखें, हम लोग नहीं जरा कंपाउंडिंग फैक्टर को देखते हैं कि ये जो हम लोग कंपाउंडिंग की टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग, टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, मैंने काफी सारी टाइप्स आपको वैसे ही बता दी हैं। कौन कौन सी? कंपाउंडिंग एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, बाय मंथली। मतलब 15 दिन से सब्र तो कर ले, मैं लिख लूं। सेमी मंथली, बाय क्वार्टरली, सेमी क्वार्टरली। ये कंपाउंडिंग हर किसी के साथ कॉमन है।
अब हमने देखनी है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर एनम, और इसको डिनोट करेंगे हम एम से, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर एनम, और इसको डिनोट किया जाएगा एम से। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मुराद है कि जब आप लोग ये कंपाउंडिंग फैक्टर साथ में लगा रहे हैं तो आप एक साल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी मर्तबा करेंगे। एक साल में देखो भाई, 3 साल में कितनी मर्तबा कर रहे हो हमें अभी नहीं चाहिए, हम ये पूछ रहे हैं कि एक साल में फिर कितनी मर्तबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। देखो अगर कंपाउंडिंग एनुअली था तो साल में कितनी मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते थे, एक ही मरतबा करते थे। तो कंपाउंडिंग एनुअली के लिए हम की क्या वैल्यू होगी, 1। जब कंपाउंडिंग सेमी एनुअल आया तो साल में कितनी मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, हर 6 माह के बाद। तो साल में कितनी मरतबा, तो एम की वैल्यू कंपाउंडिंग सेमी एनुअल के लिए 2 होगी। जब क्वार्टरली बेसिस पर आए तो साल में कितनी मरतबा, हर 3 माह बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही थी, लेकिन एक साल में कितनी मर्तबा कर लोगे, 4 टाइम्स। बात समझ आ गई। तो अगर मंथली बेसिस पर आ जाओ तो फिर एक साल में 12 टाइम्स, वीकली बेसिस पर आ जाओ तो एक साल में 52 टाइम्स, 52 वीक्स होती हैं एक साल के अंदर। ऑल राइट, 52 वीक्स एंड 2 डेज होते हैं, फिर जाके पूरा एक साल कंप्लीट होता है। बात समझ आ गई है। अच्छा, लीप ईयर हो तो 2 डेज, और वैसे नॉर्मल में अगर आप लोग देखें तो 52 वीक्स एंड 1 डे होता है, फिर जाके पूरा एक साल कंप्लीट हो रहा है हमारे पास। बेसिकली वीक्स में हम लोग 52 ले लिया करते हैं यहाँ पर, और अगर डेली पे जाएंगे तो 365 डेज। अच्छा, अगर 360 डेज लेने होंगे तो आपको फिर खुद बता देगा कि अब आपने यहाँ पर डेली के लिए जो वैल्यू लेनी है ना, नंबर ऑफ डेज लेने हैं, वो 360 लेने हैं, तो आप उस पे चले जाना। अदरवाइज आपने 365 डेज लेने हैं। ओके। अच्छा, वैसे स्लाइटली सा डिफरेंस होगा, एमसीक्यूज में आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर क्या बना। अच्छा, ये जो है ना मंथली तक, ये मंथली तक कॉमन यूज है। मैं आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे ना, वो कंपाउंडिंग एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली पर होंगे, मोस्टली जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन कभी कभी ट्विस्ट के लिए ना ये बाकी कंपाउंडिंग किसी एक आध क्वेश्चन में वैसे ही आ सकती हैं, तो इस वजह से बताना जरूरी है कि बाकी कंपाउंडिंग किस तरह से हैं। अब जैसे बाय मंथली, 2 वर्ड में यूज कर रहा हूं हर किसी के साथ। जैसे बाय, ये बाय बाय नहीं है, BI, बाई मंथली एंड सेमी मंथली। अब ये याद रखना कि जब मैंने सेमी एनुअल कहा था तो ऐसा नहीं है जैसे आपने एक साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो जहां पे सेमी का वर्ड आता है ना, मतलब हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ, और बाई का मतलब होता है ट्वाइस। बाई का मतलब होता है ट्वाइस, और सेमी का मतलब होता है हाफ। मतलब जब मैंने आपसे ये कहा ना मंथली, तब तो आपने कहा 12। जब आप, मैं आपसे कह रहा हूं ना बाई मंथली, मैं आपसे कह रहा हूं हर 2 माह के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। बाई मंथली से क्या मुराद है, हर 2 माह के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो जब हर 2 माह बाद कैलकुलेशन करोगे तो पूरे साल में कितनी मरतबा कर लोगे, 6 टाइम्स। तो इसके लिए हम की वैल्यू बनेगी 6। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज सेमी मंथली। सेमी का मतलब हाफ, किसका हाफ, मंथ का हाफ। तो मंथ का हाफ अगर आप देखें तो ऐसा नहीं लग रहा हर 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद। जब हर 15 दिन के बाद जाएंगे तो पूरे साल में कितनी मरतबा कैलकुलेशन करेंगे, 24। एक महीने में 2 मरतबा कर रहे हो तो 12 महीनों में 24 मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। मेरी बातें समझ आ रही होंगी आप लोगों को। इसे कहा जाता है फोर्टनाइटली।
कंपाउंडिंग फोर्टनाइटली, मतलब हर 15 दिन के बाद, हाफ ऑफ द मंथ। इसको सेमी मंथली भी कहते हैं, या इसके लिए फोर्टनाइटली का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 24। बातें समझ आ रही हैं सब बच्चों को? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं बाय क्वार्टरली, बाय क्वार्टरली, हर 6 माह बाद एम की वैल्यू 2, तो ये बेसिकली इक्वल टू है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली के। बाय क्वार्टरली, हर 2 क्वार्टर्स के बाद, तो हर 2 क्वार्टर बेसिकली साल का हाफ बनता है। दो क्वार्टर्स बेसिकली साल का हाफ है, सेमी एनुअल है, तो एम की वैल्यू 2 ही रहेगी। गॉट इट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सेमी क्वार्टरली, 1.5 माह के बाद, एक क्वार्टर है 3 मंथ्स का, उसका हाफ हर 1.5 माह के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, तो पूरे साल में कितनी मरतबा हो जाएगी? 8 मरतबा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सारा आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब तक हम जितनी भी वर्किंग करते रहे ना, ये बिल्कुल मैनुअल वर्किंग थी। ये वो वर्किंग थी जो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थी कि बेसिकली इंटरेस्ट होता है क्या। अब जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हमने इस तरह से तो सॉल्व करना नहीं है, हमने अब चले जाना है फार्मूलाज की तरफ। तो अब हम अपने काम को बड़ा आसान करने लगे हैं कि आपको जैसे ये वाला डाटा गिवन होगा तो आपने इस तरह की कोई वर्किंग नहीं करनी, आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, और 30 साल बाद की भी वैल्यू का आपको पता चल जाएगा। 30 साल का इंटरेस्ट कितना है आपको वो भी पता चल जाएगा। हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम कौन सी कंपाउंडिंग कर रहे हैं, सिर्फ आपका एक फार्मूला और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर चाहे सदियों की कैलकुलेशन करवा लो हमसे, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो हम लोग को डिस्कस कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें अब कौन कौन से हम लोग फार्मूलाज यूज करेंगे, अब इसकी डिस्कशन है। फार्मूलाज, सिंपल SI स्टैंड्स फॉर एंड CI स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा भाई, जो बेसिक फार्मूलाज है ना हमारे पास, वो फाइनेंस के अंदर ना फार्मूलाज ज्यादा नहीं है, फाइनेंस में फार्मूलाज बहुत कम हैं, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगे। सबसे पहली चीज जो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने फार्मूला देखे, अब देखो भाई फार्मूला कैसे बने, ड्राइव कैसे हुए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, आपने सिर्फ ये देखना है कि फार्मूला अप्लाई कौन सा करना है। बेसिक जो हमारे पास फार्मूला है ना वो सिर्फ 2 है, इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला और फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला, बस। उसके अलावा बाकी सारी की सारी हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं और वो हम लोग जाके कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी है तो आप फार्मूला यूज करेंगे। अब देखो मैंने कैपिटल आई लिखा, कैपिटल आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट। अब अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाएं तो कौन सी 3 चीजें मिली थी आप लोगों को? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करवा दो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, मल्टीप्लाई करवा दो टाइम ड्यूरेशन के साथ। अब जी जो टाइम, जी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये तो मोस्टली केसेस में पर एनम है। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जोन से टाइम ड्यूरेशन में होता है, टाइम उसी में आएगा। मतलब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, तो टाइम भी इन ईयर्स होना चाहिए। अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना पर मंथ, तो टाइम इन मंथ्स आना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर क्वार्टर, तो टाइम इन क्वार्टर्स आना चाहिए। गॉट इट? तो मोस्टली केसेस में ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम।
तो टाइम इन ईयर्स आएगी। बात क्लियर हो गई? मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 3 इयर्स का इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम है। अब देखें, हम लोग ने इसकी जरा कैलकुलेशंस कर चुके थे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या चल रही थी? 100,000 एट द रेट ऑफ, आपने ये 10% लिखना है इस तरह से, और सिर्फ 10 नहीं लिखना, परसेंटेज का साइन साथ में लगाना है आप लोगों ने। एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन क्या था? 3 इयर्स। तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3,000, 30,000, ठीक है, 30,000, ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो देखें, क्या इंटरेस्ट की अमाउंट यही नहीं बन रही थी हमारे पास? 100,000 से 130 पे गए थे, तो दोनों का डिफरेंस क्या 30,000 ही था? अब चाहे ये 30 साल पूछ ले, हम लोग उसको इजीली बता सकते हैं, एनी प्रॉब्लम? लेकिन अगर यहां पे टाइम ड्यूरेशन होता 3 मंथ्स, टाइम ड्यूरेशन होता 3 मंथ, भाई मैंने लोन लिया, मैंने भी 1 लाख रुपए का लोन लिया, एट द रेट ऑफ 10% लिया, लेकिन मैंने फॉर 3 मंथ्स लिया, मैंने शॉर्ट टर्म लोन लिया, क्या मैं भी 30,000 रुपये पे करूंगा? और क्या आपको लगता है कि 3 साल वाला अगर 30,000 रुपये पे कर रहा है तो 3 माह वाला भी 30,000 रुपये पे करेगा? तो हम मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं कर सकते। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे इन ईयर्स। कैसे? मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, तो टाइम इन ईयर्स बन जाएगा। तो अब जब आप टाइम लगाओगे कि फॉर 3 मंथ्स, तो मैं इसको किस तरह से जाके लिखूंगा? प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपके पास मौजूद हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मर्जी दिया गया हो, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन मंथ्स है, तो मैं क्या करूं? 3/12। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 25। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अगर यहां पर हमारे पास मौजूद होता फॉर 2 इयर्स एंड 4 मंथ, हाँ जी, अब बताएं इंटरेस्ट की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, अब टोटल टाइम को पहले इन मंथ्स कन्वर्ट करो, टोटल टाइम को इन मंथ्स कन्वर्ट कर लो। 2 इयर्स में 24 मंथ्स प्लस 4 इज इक्वल टू 28, 28/12 कर, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, टाइम इन ईयर्स बन जाता है। मेरी बात समझ आ गई है? अगर ईयर्स एंड मंथ्स दोनों एक साथ हों तो आप लोगों ने टोटल टाइम को इन मंथ्स कन्वर्ट कर लेना है और डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2333, 23,333, ये आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू बनेगी। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चले, अब नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन, एस इज इक्वल टू, अब बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या है फ्यूचर वैल्यू? कि आप कहेंगे कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करूंगा प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा, एम आई राइट? फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करूंगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। तो जो इसका बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है ना, वो होता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या ये गलत बात है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये फार्मूला नहीं, बस जहां पे जरूरत पड़ी कभी तो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, इसी को हम लोग रीअरेंज किया कर सकते हैं कि ये 3 डिफरेंट फार्मूलाज
कि अगर यहां से फिर प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो आप क्या लिखोगे? सुभान अल्लाह। और अगर यहां पे इंटरेस्ट की बात करें तो ये वैसे ही हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल फार्मूलाज हैं, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ये बेसिक फार्मूलाज हैं हमारे पास जी, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, वो हमारे पास आएगा एस इज इक्वल टू, देखो भाई फ्यूचर वैल्यू फाइंड किसकी फ्यूचर वैल्यू? प्रिंसिपल अमाउंट की। तो P इंटू 1 प्लस आर टी, ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। P एस इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी। अब जैसे अभी एक एग्जांपल में आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की हुई थी 130,000, तो अब वही फ्यूचर वैल्यू आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखें 100,000 इंटू 1 प्लस 10% multiplied by 3. The answer is 130,000। अब चाहे यहाँ पे 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, जो मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो मर्जी प्रिंसिपल अमाउंट हो, आप इस फार्मूले में आके पुट कर देना, आपको उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद की फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? अच्छा, अब बेसिक ये दो फार्मूलाज हैं सिंपल इंटरेस्ट के, कौन कौन से? आई इज इक्वल टू पी आर टी, और दूसरा एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। अब अगर आप गौर करें तो हर फार्मूले में चार चीजें यूज हो रही हैं, हर फार्मूले में चार चीजें यूज हो रही हैं, ऐसे ही है ना? एक, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट की अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। अब क्या होगा कि अभी मैंने आपसे सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करवाई, बाद में क्या है, इंटरेस्ट आपको बता देगा पी और टी, इन तीनों में से कोई सी एक चीज मिस कर देगा। तो क्या मैं आपको बार बार फार्मूला रीअरेंज करके दूं? जो मिसिंग चीज हो वहां पे एक्सपुट कर देना, फार्मूला ना रीअरेंज करो, जो मिसिंग चीज हो वहां पर एक्सपुट कर देना और जाके इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेना, आपको मिसिंग वैल्यू का पता चल जाएगा। चाहे प्रिंसिपल मिसिंग हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग हो, चाहे टाइम ड्यूरेशन मिसिंग हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचर वैल्यू देकर इन तीनों में से कोई चीज मिस कर दे, फिर तो इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं अप्लाई होगा ना। फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फ्यूचर वैल्यू वाला। फिर चाहे पी मिस कर दे, फ्यूचर वैल्यू अब आपको दे दी, फिर चाहे पी मिस कर दे, आर मिस कर दे, टाइम मिस कर दे, आपने वहां पर जाकर एक्सपुट कर देना है। कोई प्रॉब्लम? हो जाएंगे सॉल्व। लेकिन चले, अगर वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू दे दिया है, तो फार्मूला क्या बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट का? जी, प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला क्या बनेगा? P इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आर टी पावर -1। मतलब भाई देखो, पहले आज से फ्यूचर की तरफ जा रहे थे तो आपने पावर पॉजिटिव रखी हुई थी, मतलब आपने फॉरवर्ड गियर लगाए हुए थे। अब गाड़ी को रिवर्स लेकर आना है तो माइनस के साइन के साथ आ जाओ, पावर को नेगेटिव कर दो। फर्क सिर्फ पता है क्या है? एस की जगह पी आ जाता है, पी की जगह पे एस आ जाता है, बाकी सारा फार्मूला बिल्कुल सेम सेम है। फ्यूचर वैल्यू के लिए जा रहे हो तो पावर पॉजिटिव रख दो, और अगर वापसी आ रहे हो तो रिवर्स गियर नहीं लगाना पड़ता, तो पावर को नेगेटिव कर दो। बात समझ आ गई सब बच्चों को? देखो, ये फैक्टर दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होना था, तो आपको पता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाए तो अपनी पावर चेंज कर लेता है, तो मैंने उसकी पावर को चेंज कर दिया, +1 था -1 कर दिया मैंने उसको। तो फ्रैक्शन से हमेशा हर हाल में बचने की कोशिश किया करें। फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आंसर वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने फ्रैक्शन से बचना। तो अगर कभी प्रिंसिपल अमाउंट का मुझे फार्मूला यूज करना पड़ गया ना, तो मैं ये वाला फार्मूला जाके यूज करूंगा। एनी प्रॉब्लम? और इसी तरह आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है।
अब रह गए आपके पास आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही तीन चीजें कैलकुलेट करने के फार्मूला, बेसिकली दो, तीसरी चीज तो सेकंड में से ही हम कर रहे हैं ना। तो वो फार्मूलाज हमारे पास कैसे आएंगे? हम सबसे पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या था? S इज इक्वल टू P इंटू 1 + RT, और ये T इधर इधर आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट में R मल्टीप्लाइड बाय T, और कंपाउंड इंटरेस्ट में T पावर में चला जाता है। मेरी ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को? तो अब अगर सपोज इधर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो देखें, इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1 + 10% रेज टू पावर 3। जाके जरा चेक करो वैल्यू, क्या सेम वही हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ नहीं गई? 133 तब हम लोगों ने ये वाला फार्मूला जाके यूज कर लेना। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ये फार्मूला उस टाइम यूज करना है जब कंपाउंडिंग एनुअली हो। ये फार्मूला उस टाइम यूज करना है जब कंपाउंडिंग एनुअली हो। लेकिन मेरे पास तो कंपाउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट थी। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली भी आ रही थी, क्वार्टरली भी आ रही थी, मंथली भी आ रही थी। तो अब क्या करना है? डिफरेंट कंपाउंडिंग की सिचुएशन में इसमें ना स्लाइटली सा चेंज है। और वो चेंज क्या है कि आपने आर को डिवाइड कर देना है एम की वैल्यू के साथ। आर को डिवाइड कर देना है एम। तो क्या मैंने आपको एम की वैल्यू बतानी थी? अब देखो, कंपाउंडिंग एनुअली में मैं क्यों नहीं कर रहा था डिवाइडेड बाय 1? तो 1 से अगर कोई डिवाइड हो तो क्या फर्क पड़ता है उस नंबर पे? तो करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कंपाउंडिंग एनुअली के अलावा कोई भी और कंपाउंडिंग है तो आपने आर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय एम कर देना है, और टाइम को मल्टीप्लाइड बाय एम कर देना है। अब इससे पहले क्यों नहीं कर रहा था कि टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1 कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं आना था। बस इतना सा फार्मूले में चेंज। अब चाहे जो मर्जी कंपाउंडिंग हो, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसी को अब हम लोग साथ लेके चलते हैं, जिन एग्जांपल्स को मैंने रास्ते में छोड़ दिया था। कि अब देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100,000 है, जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, 1 + 10%। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो आपने 10% को डिवाइडेड बाय 2, फिर पावर में जाएंगे तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जरा कैलकुलेट करना, मेरी बात नहीं समझ आई? 1,34,000, 34,000, इस तरह से ये आप लोगों के पास आ गई फ्यूचर वैल्यू। कि अगर आप सेमी एनुअल पे चलते हैं ना, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू बन रही थी 134,009 रुपीज। ऑलराइट, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो तो अब देखो क्या बन जाती है वैल्यू, 100,000 इंटू 1 + 10% डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। भाई जो कंपाउंडिंग है उसकी वैल्यू को आर से डिवाइड करना है और टी से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ जी, अब वैल्यू क्या आ गई? 1,134,488। अच्छा, अब आप लोग खुद से डिफरेंस देखो। अच्छा भला डिफरेंस आ रहा है तमाम वैल्यूज के अंदर, तो मंथली में और ज्यादा हो जाएगा, वीकली में और ज्यादा हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी? अब चाहे जो मर्जी कंपाउंडिंग हो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। तो अगर सपोज इसी से, वैसे तो आप लोग देखें भाई इसमें से, चाहे वो आप फ्यूचर वैल्यू आपको बता दे, प्रिंसिपल मिसिंग करें
रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग करें, टाइम ड्यूरेशन मिसिंग करें, आपने वहां पे एक्सपुट कर देना है। और जाकर अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता नहीं है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से वो इक्वेशन उसमें लिखेंगे और हमें मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट? अच्छा, अब अगर यहीं से, अब वैसे मुझे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला फिर मेरे पास क्या बन जाएगा? अभी क्या मैंने आपको मेथड बताया है, पी को एस कर दो, एस को पी कर दो, फैक्टर एज इट इज लिखो, 1 + r/m इंटू टी इंटू एम। लेकिन क्योंकि फ्यूचर से प्रेजेंट पे जा रहे हैं, तो फर्क क्या आ जाएगा? रिवर्स के लगा दो, बस इतना सा फर्क है। कोई प्रॉब्लम? माइनस कर देंगे डिफरेंस और अच्छा, अब प्रिंसिपल अमाउंट के फार्मूले की आपको समझ आ गई। Yes. द लास्ट फार्मूला इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर आप लोग देखें इंटरेस्ट को फाइंड करने का सबसे अच्छा फार्मूला हमारे पास वैसे कौन सा है? तो भाई फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करो, प्रिंसिपल वैल्यू वैसे ही गिवन है, फ्यूचर में से प्रिंसिपल माइनस करो, आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई है। मतलब भाई आप चाहें आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सेम आंसर मिलेगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट है चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिकली इंटरेस्ट होता क्या है? फ्यूचर और प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस। भाई अगर आपके पास डाटा गिवन है, आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ना अप्लाई करो, आप ये देखो कि उस डाटा से फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो। प्रिंसिपल अमाउंट वैसे ही गिवन थी तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड की है, ऑलराइट। और फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपके पास ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होगा और प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन एटसेट्रा ये आप लोगों के पास मिसिंग होंगे। तो अब आपने क्या करना है, उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब उसका जो फार्मूला है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हमारे पास है कुछ इस तरह। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, देखिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी प्रिंसिपल अमाउंट पर हो रही है और फ्यूचर वैल्यू भी प्रिंसिपल अमाउंट की फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले तो आ गया प्रिंसिपल, उसके बाद आपने ना डबल ब्रैकेट अप्लाई करनी है। कैलकुलेटर पे भी जब लिखने लगे तो डबल ब्रैकेट ही अप्लाई करना। 1 + अब r/m अगर कंपाउंडिंग है तो रेज टू पावर t इंटू m -1, ये आपके पास फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + r/m होल रेज टू पावर t इंटू m -1। ऑलराइट, चलें अब जरा अपने क्वेश्चंस का डाटा इसमें पुट करते हैं। हमारे पास अमाउंट क्या थी? 100,000 इंटू 1 + 10% रेज टू पावर 3 -1। अब ये कंपाउंडिंग एनुअली वाला था तो मुझे m की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? डायरेक्ट इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 33,100। एनी प्रॉब्लम? सब बच्चों को ठीक से समझ आ गई ये बात? अब फाइनेंस के हवाले से जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें हम लोगों ने यही फार्मूलाज यूज करने हैं। एंड आई होप कि आपको फार्मूला सही से समझ आ गई, ऐसा चीज में कोई मुश्किल चीज नहीं थी। लेकिन हकीकत हमेशा ऐसी नहीं होती। हमारी अजम्पशन क्या होती है जब भी हम लोग ये वाले फार्मूलाज, फाइनेंस वगैरह के फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे होते हैं, जो हमारी अजम्पशन होती है ना वो ये होती है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कम होगी और फ्यूचर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। होता भी ऐसा ही है कि देखो भाई अगर आप लोग लोन दोगे किसी को तो लाजमी बात है आपको रिटर्न ज्यादा अमाउंट ही होनी है। आप लोन ले रहे हो तो वापसी ज्यादा अमाउंट ही करोगे। तो बेसिक जो हमारी अजम्पशन होती है वो यही है कि प्रिंसिपल वैल्यू कम और फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जिंदगी में बहुत से ऐसी सिचुएशन भी हैं जिनमें अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा मिलेगी, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन जो फ्यूचर की वैल्यू है ना वो आपको कम मिलेगी। क्या ऐसी कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में है?
लॉस हो जाता है। देखो रिटर्न उस टाइम पे आ गया ना जब अब बेसिकली आप लोगों को प्रॉफिट्स होंगे, तब फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, तो ड्यू टू लॉस जो फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी। ऐसी सिचुएशन। अच्छा कोई और ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा और फ्यूचर की वैल्यू कम हो? जी, हम लोग यहाँ पे ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस तरह से उसकी अप्रिसिएशन वगैरह नहीं देख रहे। अभी हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे 100 = 100। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। जी, और कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है? लॉसेस हो सकती हैं, बाद में हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम कर रहे हैं जैसे सेम है। हाँ जी, अकाउंटिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? तो डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होता। एसिड के जो वैल्यू है आज के दिन में प्रिंसिपल अमाउंट उसकी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसकी वैल्यू में डिक्रीज आता है, और एक कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज आ रहा होता है। क्या ऐसा नहीं है? तो ऐसी सिचुएशन में इनमें से कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। मैं आपको बेसिकली, आपने अब ऑस्ट्रेलियन मेथड भी पढ़ लिया, आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि फार्मूले से उसकी डायरेक्ट WDV कैसे फाइंड करनी है, चाहे आपने 5 साल बाद की क्यों ना करनी हो, चाहे आपने 50 साल बाद की भी क्यों ना फाइंड करनी हो। तो आप लोग सिर्फ एक छोटे से फार्मूले से डायरेक्ट जंप कर जाएंगे उसकी WDV के ऊपर, मतलब उसकी फ्यूचर वैल्यू के ऊपर, कि इस टाइम के बाद उस एसेट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको नहीं लग रहा जैसे प्रिंसिपल अमाउंट इज ग्रेटर देन फ्यूचर वैल्यू? क्या ऐसा नहीं है? तो इस सिचुएशन में हमारे पास इसके फार्मूलाज किस तरह से आएंगे, तो ये देखें। इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज ग्रेटर देन, ऊपर वाली assumptions क्या थी? फ्यूचर वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन अगर बिजनेस में कभी आपको लॉसेस हो जाएं या डेप्रिसिएशन वगैरह, या आपसे कहे कि फ्यूचर में वैल्यू कम हो रही है, तो आपके फार्मूलाज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यू के ही फार्मूले को। बेटा सिंपल सी बात है, अगर फ्यूचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर दो, और डिक्रीज हो रही है तो बस इतना सा फर्क है। कि अगर वैल्यू फ्यूचर में कम हो रही है तो क्या आप प्लस करके जाओगे? माइनस करना पड़ेगा ना। तो अब आपने माइनस का साइन यूज कर लेना है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं। फ्यूचर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1, पहले करते थे +RT, आज क्या कर लोगे? -RT। बस इतना सा फर्क है। गॉट इट? और ये है सिंपल इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा और फ्यूचर की वैल्यू कम, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते। तो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको एस से मुराद WDV ऑफ एन एसेट है, कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू। ओके, इसी तरह से अगर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में हो तो फार्मूला क्या बनेगा? S इंटू 1 - R रेज टू पावर T/N। और ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप लोग WDV ऑफ एन एसिड फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करोगे, प्लस की जगह पर माइनस का साइन यूज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? अच्छा अब देखिए, मैंने आपको कंपाउंडिंग जो सिखाई है ना, वो कंपाउंडिंग डेली तक मैं आपको लेके चला गया था। उसके बाद हमारी ना लास्ट एक कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, सॉरी कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली। सेमी एनुअली तो हो चुका है ना। कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली,
कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली, या क्वेश्चन में होता है यूजिंग एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई बात करते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए और सपोज दैट 2% और साथ में आ जाए कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली, या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए 2% साथ में क्या कहते एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2%, इस तरह की बात करते, तो आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये होती है एक्सेप्शनल केसेस, मतलब ये हर टाइम पर ऐसा नहीं होता, ये जस्ट आप लोगों के पास एक्सेप्शनल केसेस हैं, तब आप लोगों ने ये वाले फार्मूलाज यूज करनी है। देखिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ई। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर, ई की पावर में, मतलब पी ई की पावर नहीं है, सिर्फ ई की पावर में जाके आपने लिखना है आर इंटू टी, आर इंटू टी। मतलब अगर मैं वैसे एग्जांपल्स के लिए आपसे ये कह दूं कि भाई मेरे पास 5000 की अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय, अब मैंने ई लिखना है तो ये कैलकुलेटर में अल्फा, और बिल्कुल लास्ट में जाकर ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴x, ये की प्रेस करो तो रेड कलर में है ना ई की वैल्यू, तो यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी पी ई रेज टू पावर। अब देखो सिर्फ ई की पावर जा रही है, रेज टू पावर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दैट 2%, ये 2% आ गया, मल्टीप्लाइड बाय से दैट 5 इयर्स, तो यहां से ये आपको वैल्यू मिल गई 5526। 5525 ऑल राइट, ऑल राइट, जब कहे तब जाके यूज करना है, अदरवाइज हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रेलिवेंट जितने भी हमारे फार्मूलाज थे, या जो जो सिचुएशंस हम लोग डील कर सकते थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। अब आप लोग अपनी स्टडी टेक्स्ट में जाएंगे। अच्छा, जितना हम लोगों ने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ा उसमें एंड पे मैंने जाके ना ई कवर्ड यूज किया। ई बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर है, जिस तरह से आप लोगों ने ना पाई के बारे में पढ़ा हुआ होगा, पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ई भी एक कांस्टेंट नंबर है, आपके कैलकुलेटर पे मिल जाता है। बिल्कुल लास्ट की रो में अगर आप लोग देखें ना, तो ये ई रेड से कलर में आपको नजर आ रहा है, रेड कलर में है, तो मैं पहले अल्फा की प्रेस करता हूँ, फिर इसको जाके प्रेस करूँ तो ई आ गया, और इसकी वैल्यू डिटरमिन करनी हो तो येलो इज इक्वल टू कर दो। अब इसकी वैल्यू खुद आ गई है, ये है इसकी वैल्यू 2.718। ऑल राइट, तो आपने इसकी वैल्यू नहीं लिखनी, आपने ई की जगह पर ई ही लिख देना है, वो उसकी वैल्यू खुद ही पिक कर देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी वो उसकी वैल्यू खुद बता दे, तो जो क्वेश्चन में वैल्यू हो आपने उतनी राउंडिंग ऑफ करनी है। ऑल राइट, मतलब आप अगर वो आपसे क्या दे 2.718, तब आपने कंप्लीट वैल्यू नहीं उठानी, आपने उसकी जगह पे 2.718 ही जाके पुट करना है। इस नंबर को कहा जाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर, या हम लोग इसको कहते हैं आइलर, EULER, आइलर नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर या आइलर नंबर। ऑल राइट, चलिए अब आप लोगों ने जितने भी ये फार्मूलाज पढ़े हैं, घर में जाकर ना आपने इनकी करनी है प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस किस तरह से होगी, अपना स्टडी टेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, और उसके चले जाना है आप लोगों ने सेल्फ टेस्ट पर, और सेल्फ टेस्ट के आपने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिया। ऑलराइट, देखो भाई काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा बहुत सोच समझ के चलना, बहुत से क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। कहीं पे प्रॉब्लम्स आएंगी तो कुछ लम्हे के लिए भाई छोड़ दो, भी पहला लेक्चर था हमारा, तो कुछ लम्हे के लिए उसको छोड़ देना, जो नहीं हो रहे वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे।
आपके पास में ये तकरीबन फर्स्ट 20 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से चल रही हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर देता है। तो ये ना हो कि 20 पे जाके दम तोड़ जाओ, ऐसा ना हो। 20 के बाद ही तो आपने सही स्पीड पकड़नी है। 20 के बाद सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रेलिवेंट है, तो आपने ये जरूर सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर कहीं पर आपके पास आ जाता है ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये टॉपिक अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, तो इसके क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।